जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो कल वीकली टेस्ट होने जा रहा है 14 दिसंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके वीकली टेस्ट एंड आपके फाइनल एग्जाम भी आप लोगों का काफ़ी नज़दीक है, नेक्स्ट मंथ में है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ाई कर लो। काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पर्यावरण में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है आपको बतानी है। सभी जैविक तत्व सम्मिलित है, सभी अजैविक तत्व सम्मिलित है, या फिर ए और बी दोनों। इसका कहने का मतलब होता है कि ये कह रहा है कि पर्यावरण जो है हमारा, क्या उसमें जैविक यानी कि जिंदा चीज़ें भी हैं और अजैविक, क्या उनमें ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं होती है। तो बिल्कुल भाई, हमारे पर्यावरण में पहाड़ भी है, इंसान भी है, चींटी भी है, हाथी भी है, बंदर भी है, पेड़ भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो जैविक और अजैविक दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजैविक तत्व कौन सा है। तो अजैविक तत्व यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अब देखिए अजैविक बोला है तो वन में तो जान जान होता है, मत्स्य मछली में भी जान होता है, पशु में भी जान होता है, लेकिन तो सूर्य की किरणों में कोई जान वगैरह नहीं होता है, इसलिए अजैविक तत्व हो जाएगा ये। ठीक है, ये ट्रिक से आपको याद करा रहे हैं। अगले सवाल पे देखिए, कहा गया है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। और इसी के कारण जो है हमारा वायुमंडल गर्म होता है और ओजोन गैस जो है हानि हो रही है ओजोन परत को। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा डैश होती है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है। तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से कौन रोकता है। तो ओजोन ही हमारा रोकता है। ओजोन एक तरह का लेयर बना हुआ है गैस का, वो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है। तो जानवरों का जो अपशिष्ट होता है, जैसे कि गोबर वगैरह होता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं। यानी कि अगर पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, समुद्र का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग वैश्विक उष्णता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्णता। कह रहा है आपसे कि भूमि के अपक्षय के लिए एक उत्तरदायी कारक बताइए। तो भूमि का जो अपक्षय होगा उसका कारण होगा वन का विनाश करना, ठीक है, लकड़ी के चारों का निष्कर्षण, भूमि जल अधिक निष्कर्षण। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी डैश की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी जो होती है ना, वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौ से काली, कौ से कपास, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। तो क्या पूर्ति बनी रहती है भाई। तो नवीकरणीय संसाधन की पूर्ति हमेशा बना रहेगा, है ना। जैसे सूरज हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, तो ये बना रहता है। आती आइए अगले सवाल पे, डैश निष्कर्षण और उपयोग समाप्त हो सकती है। यानी किसका हम लोग जो है ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो समाप्त होता है, गैर नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरण में वही होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, और जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे, जैसे कोयला, कोयला तो एक बार यूज कर लिए समाप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कह रहा है आजकल विश्व के सामने दो प्रमुख पर्यावरण समस्याएं हैं। कौन कौन से पर्यावरण समस्याएं हैं इनके सामने। तो एक वैश्विक उष्णता और ओजोन अपक्षय। बिल्कुल, एक तो पृथ्वी हमारी हीट कर रही है, ऊपर से हमारा ओजोन भी हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। पर्यावरण के कार्य क्या क्या हैं आपको बतानी। तो पर्यावरण का यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपको संसाधनों की पूर्ति, अवशेष को समाहित कर लेना, जीवन को पोषण देना। तो उपयुक्त में से सभी, तो जहाँ कहीं भी उपयुक्त में से सभी हो तो वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वही आंसर हो जाएगा आपका। ओजोन पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, किस मंडल में। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, तो समताप मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं। आपको पता है कि ओजोन हमारी जो है सूरज से निकलने वाली किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो सूरज में क्या होता है, गर्मी होता है। तो ओजोन क्या कर रहा है ना, समझ लो कि एक तरह से हमारा ताप को नियंत्रित कर रहा है, सामान्य कर रहा है, सामान्य ताप कर रहा है हमारे लिए, तो समताप। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ओजोन अपक्षय का कारण क्या है, यानी कि ओजोन का नुकसान जो हो रहा है उसका कारण आपका क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी मैंने आपको बताया था, जो कि फ्रिज में होता है। नेक्स्ट है, त्वचा कैंसर का कारण क्या हो सकता है। तो त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है पाराबाग्नि किरणें। ठीक है, नेक्स्ट है, अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो अपिक्को आंदोलन जो संबंधित है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अपिक्को जो है वो क्या होता, अर्थ क्या होता है। तो अपिक्को का जो अर्थ होता है बाहों में भरना। ये कोई अपिक्को नहीं होना चाहिए, ये चिपको आंदोलन है। ठीक है, यहाँ पे चो लगा लीजिए आप लोग, इसको अपिक्को बोल रहा है ये, लेकिन चिपको होगा। ठीक है, जैविक कीटनाशक रसायन बनाए जाते हैं। तो जैविक कीटनाशक रसायन जो बनाए जाते हैं नीम से बनाए जाते हैं, है ना, नीम से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा, 1974 में। नेक्स्ट आइए, कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव का उपयोग किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग केचुए का उपयोग करते हैं। देखे होंगे बरसात के दिनों में मिट्टी से जो केचुआ निकलता है, तो वो कंपोस्ट खाद बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वैश्विक उष्णता का कारण क्या है। तो वैश्विक उष्णता का ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, है ना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। वर्ष 1997 में जापान के डैश में जलवायु परिवर्तन का एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था।
ये जो है कहाँ पे हुआ था ये आपको बतानी है। तो ये होता था क्योटो में। कहाँ पे हुआ था? क्योटो में हुआ था। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है आपसे कि वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसके जो परिणाम होंगे, ध्रुवीय हिम का पिघलना यानी वो पिघलेगा, पारिस्थितिक संतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभावों की बढ़ोतरी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे ओजोन अपक्षय से। किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से संबंधित है। धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था ब्रेड लैंड ने किया था। ठीक है। हरमन डेली कौन था आपको बतानी है। तो हरमन डेली यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्यावरणवादी एक अर्थशास्त्री था। ठीक है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डैश के ईंधन के रूप में प्रयोग के से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। तो किसके प्रयोग से कम हुआ है भाई? तो ये जो हुआ है आपका सीएनजी के प्रयोग हुआ है दिल्ली में। ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक के रूप को क्या कहते हैं? तो इनका जो यौगिक है तो उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने उद्योगों की कितनी श्रेणियों की पहचान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में किया है? तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे क्लास 11 के रोज़ शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट होता है। तो आप लोग अगर टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओगे और रोज़ शाम को लाइव टेस्ट में ज्वाइन हो पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।